हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। तो उनका कहना है कि जो काम करने वाले हैं उनके पास कहाँ इतना समय है कि वो पत्रकारों से बातचीत करें। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। और फिर वो कहते हैं खैर कोई बात नहीं, जब आप यहाँ तक आई हैं और पूछना चाहती हैं तो पूछिए, हम बताने के लिए तैयार हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। अब लेखिका पूछती हैं कि आपसे यह पूछना था कि तरह तरह की, किस्म किस्म की अर्थात तरह तरह की रोटी पकाने का इल्म, रोटी पकाने की जो कला है आपने कहाँ से हासिल किया, कहाँ से सीखा है, कहाँ से प्राप्त किया। मियाँ नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। अर्थात मियाँ नसरुद्दीन ने लेखिका को फिर देखा तो वही कह रही है कि आंखों के कंचे हम पर फेर दिया, अर्थात लेखिका की ओर फिर वो ध्यान से देखते हैं। फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाइएगा। क्या नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास? अब नसरुद्दीन शाह आंखें तरेर कर उनसे कहते हैं कि पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएंगे कि नान, यहाँ हमारी दुकान इतनी प्रसिद्ध है और आप इस दुकान को छोड़कर कहीं और लेने जाएंगे? क्या नगीना साज अर्थात जो नगीने का काम करते हैं, क्या आईना साज अर्थात जो शीशे कांच का काम करते हैं, क्या मीना साज या जो मीने की जो मीना वगैरह जड़ते हैं गहनों में उनके पास, या रफूगर रंगरेज या रफू करने वाले जो टेलर होते हैं, या रंगरेज जो कपड़ा रंगते हैं, तेली तमोली से सीखने जाएगा। उनका कहने का मतलब कि हमने जो ये नान बाई का काम सीखा है, क्या इसको सीखने के लिए हम नगीना साज के पास जाएंगे, आईना साज के पास जाएंगे, मीना साज के पास जाएंगे, रफूगर या रंगरेज या तेली तमौली से सीखने जाएंगे? क्या फरमा दिया साहब आपने, ऐसा क्यों कहा? यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा, अर्थात यह तो हमारे बाप दादा आजम के ज़माने से हो रहा है। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही, अर्थात इल्म की बात करिए। इल्म का मतलब कि ये जो ज्ञान है, विद्या है और जानकारी है, अगर इसकी बात आप करते हैं तो हमने अपने वालिद अर्थात अपने पिता से सीखा है। मतलब यह कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। उनका कहने का मतलब है कि हम घर से ना निकलें कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे, अर्थात हम जो भी पेशा करेंगे वो अपने घर से ही अपनाएंगे, जो हमारे ख़ानदान में होता आया है वही हम अपनाएंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठीते पर, अर्थात जो बाप दादा करते थे, जो उनमें हुनर था, जो उनमें श्रेष्ठता थी, वही हमने उनसे पाया। और वालिद मरहूम अर्थात इनके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद मरहूम के उठ जाने पर अर्थात उनकी मृत्यु हो जाने पर हम उन्हीं का पेशा अपना लिए। आपके वालिद, अब लेखिका पूछती हैं कि आपके पिता? मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। अपने पिता की याद में मियाँ नसरुद्दीन की आंखें कुछ देर के लिए नम हो गई, भट्टी में गुम हो गई अर्थात नम हो गई। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई कढ़ैया वाले के नाम से। अब वो बता रहे हैं कुछ देर के लिए अपने पिता की यादों में खो गए और फिर उनके आंखों के सामने पिता की सारी एक एक करके यादें आती गईं, तो वो कहते हैं कि हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे, बहुत ही मशहूर थे, प्रसिद्ध थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से। और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहब और उनके पिता के पिता जो थे अर्थात उनके बाबा साहिब ने आला नानबाई मियाँ कल्लन
इस नाम से प्रसिद्ध थे। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? अब लेखिका पूछती हैं कि इनमें दोनों में से किसी की नसीहत आपको याद हो। नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, बजा फरमाया, पर यह तो बताइए ही बताइए कि जब आप अपने भट्ठी की ओर इशारा किया कि इस काम पर लगे, तो वालिद ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। अब लेखिका बातचीत करती हैं और उनसे पूछती हैं कि आखिर आपके पिता ने और आपके दादा ने नसीहत क्या दी। नसीहत का मतलब कि कुछ आपको चेतावनी दी होगी, कुछ आपको बताया होगा कि किस तरह से काम करो। तो इसीलिए वो बता रहे हैं कि हमने भट्टी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि इस काम पर लगे तो वालिद साहिब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसरुद्दीन साहिब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे, अर्थात वो बीड़ी पी रहे थे तो बहुत जल्दी जल्दी उसका कश खींचा, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आप कुछ कहलवाना ही है तो बताइए, दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह आलिफ, बच्चा कहता है आलिफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। कह जीम, बच्चा कहता है जीम। ये जो है ये अरबी भाषा की वर्णमाला है। जैसे हम लोग क ख ग घ पढ़ते हैं, उसी प्रकार से अरबी में आलिफ ए बे टे करके वहाँ की वर्णमाला है। तो जब बच्चा पढ़ने जाता है तो सबसे पहले जैसे हम लोग अ आ ई सीखते हैं, उसी प्रकार से अरबी में ये शब्द सिखाए जाते हैं। इस बीच उस्ताद जोर एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझी साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी, दूसरी बातचीत में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों? अब चलते चलते उनके सामने से मीर साहब जा रहे हैं तो उनको आवाज़ देते हैं कि मीर साहब, सुबह क्यों नहीं आए आप? मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया, मुस्कुरात हो? हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा ना कच्ची में बैठा, ना बैठा पक्की में और दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ? क्या उन 3 क्लासों का, अर्थात यहाँ पे वो बातें करने कि बच्चा ना पहली में बैठा ना दूसरी में बैठा, कच्ची पक्की का मतलब कि ना पहली क्लास पढ़ा ना दूसरी क्लास पढ़ा, सीधे तीसरी क्लास में जाकर बैठ गया। तो उन 2 क्लासों का उसको ज्ञान कहाँ से आएगा? अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए, उन 2-3 जमातों का हुआ क्या? तो वो लेखिका से ही पूछते रह गए कि बताइए, अगर बच्चा 1-2 ना पढ़े और सीधे तीसरी क्लास में बैठ जाए तो वो 2 क्लास का ज्ञान उसको कहाँ से आएगा? वो लेखिका से ही पूछने लगते हैं। यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिलाकर हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ ना था? जो साहिबो अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर तो मान लीजिए। हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्ठी बनाना ना सीखते, भट्टी को आँच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? अब उनका कहने का मतलब है कि जब हम कोई काम सीखते हैं तो एकदम प्रारंभ से सीखते हैं, शुरुआत से सीखते हैं। हम सीधे उसी काम को नहीं सीख जाते हैं। जैसे अब ये नानबाई बनाते हैं तो पहले इन्होंने आटा को गूँथना सीखा होगा, फिर लोइयाँ काटना सीखा होगा, फिर उसको बेलना सीखा होगा। तो वही बता रहे हैं कि कोई भी काम क्रम से सीखा जाता है, एकाएक नहीं सीखा जाता। कि जैसे बच्चा ना 1 क्लास पढ़ा ना 2 क्लास पढ़ा, सीधे 3 में बैठ जाए तो क्या वो पढ़ पाएगा? उसको 1-2 क्लास का ज्ञान ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए वे इस तरह से बता रहे हैं कि हमने एक क्रम से सीखा है कि सबसे पहले बर्तन धोना सीखा, फिर भट्टी बनाना सीखा, फिर भट्टी को आँच देना सीखा, तो अब सीधे नानबाई का हुनर
तो सीख ना जाते जब हमने क्रम से सीखा हर एक चीज़। मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमारी जवाब पाना हो, फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया है साहिब, माना कि उनका कहने का मतलब था कि तालीम की भी तालीम होती है, अर्थात जब हम कुछ सीखने जाते हैं, जैसे बच्चा जब पढ़ने जाता है तो सबसे पहले वो लिखने ही तो नहीं लगता है। लिखने से पहले टीचर उसको हाथ में पेंसिल पकड़ाना सिखाती हैं, फिर लाइन खींचना सिखाती हैं, तब कहीं जाकर उसको लिखना बताती हैं। तो इसी तरह से कोई भी काम सीखने से पहले शुरुआती में हमें कुछ उसके बारे में सीखना पड़ता है। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। उन्होंने हाँ, हमने ना लगाया होता खोमचा तो क्या आज यहाँ बैठे होते। अब वो अपने पेशे की ओर बता रहे हैं कि शुरुआत हमने कैसे की, पहले खोमचा से शुरुआत की। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। अब जब लेखिका ने देखा कि ये अपने खोमचे वाले दिनों में मतलब शुरुआती दिनों में की याद में है, तो उन्होंने बात का रुख मोड़ा, अर्थात बात को बदलना चाहा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? अर्थात उन्होंने कहा कि आप खानदानी नानबाई होने का जिक्र किए हैं, बताए हैं, तो क्या यहाँ पे और भी नानबाई हैं? मियाँ ने पूरा बहुतेरे पर खानदानी नहीं। कहते हैं कि बहुतेरे मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन खानदानी नहीं। लेकिन सब नए नए हैं, अभी ऐसा कोई नहीं है कि जैसा मेरे यहाँ खानदानी मतलब दादा परदादा से ये काम होता आया है। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते, हुक्म कीजिए जहाँ पना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। क्या उनमें बनी ऐसी चीज़? क्यों ना बनती साहिब। तब लेखिका पूछती हैं कि जब ऐसा कोई आया आपके यहाँ और कहा कि ऐसा चीज़ बनाइए जिसमें ना आग लगे ना पानी लगे, तो फिर लेखिका पूछती हैं कि ऐसी चीज़ बनी? तब वो बताते हैं क्यों ना बनती साहिब। बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई, खूब सराही, खूब खाया और खूब उसकी सराहना किया, खूब उसकी तारीफ की। लगा हमारा आना कुछ रंग लाना चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज़ होगी। लेखिका को लगता है कि हमारा आना कुछ रंग लाया, अर्थात हम जो यहाँ आए हैं और इनसे बात करना चाहते हैं, अब वो हमारा लगता है उद्देश्य पूरा होने जा रहा है। तो बेसब्री से पूछती हैं, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे, कुछ देर सोचते रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम ना बताएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है कि ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मजा लेने के लिए टोका, कहावत क्या सच्ची भी है कि अब वो जब बता रहे हैं कि यह एक कहावत है कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है, अर्थात जिसके यहाँ खानदानी पेशा होता है तो वो उस पेशे में इतना पारंगत हो जाता है कि किसी भी तरह से उस काम में कुशलता प्राप्त कर लेता है। तो वही कह रहे हैं कि कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी हो गई हो, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है, अर्थात कहावत जब भी बनाई गई हो, लेकिन ये ऐसा लगता है कि यह कहावत हमारे बुजुर्गों पर ही बनाई गई है। मजा लेने के लिए लेखिका टोकती हैं, कहावत सच्ची भी थी कि ऐसे ही। मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी रोटी? जनाब पकती है आँच से, समझे। सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, किसी और को बुलाया। मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को? अरे
वह लौंडिया ना आई रूमाली लेने। अब देखो, अब ये दूसरी रोटी की, पहले तो नाद रोटी की बात कर रहे थे, अब रोटियां कहते हैं ना, इनको 56 प्रकार की रोटियां बनानी आती थी, तो अब ये रूमाली रोटी की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही पतली और बहुत ही मुलायम होती है। शाम को मंगवा लीजो। मियाँ, एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, अर्थात एक और बीड़ी पीने लगे। सो कुछ फुर्ती पा गए थे, बीड़ी पीने से उनमें चुस्ती आ गई थी। पूछिए, अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो ना ले लेंगे। उनमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके, फिर जैसे अपने से ही कहते हो। अब वो कहते हैं कि हम 70 साल के हो गए हैं, और फिर ऐसे बोल रहे हैं जैसे वो अपने से बातें कर, अपने अपने आप से बातें कर रहे हैं। वालिद महरूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। कह रहे हैं कि हमारे जो पिता थे वो तो 80 साल के होके उनकी मृत्यु हुई थी, क्या मालूम हम 80 साल जिए या ना जिए, मोहलत मिले अर्थात हमें भगवान इतना समय दे कि ना दे। इस मजमून पर हमने कुछ कहते ना बनाया, तो कहा अब इस मजमून मतलब कि इस बात पर लेखिका को कुछ जवाब देते नहीं बना, तो वो आगे कहती हैं, ना बन आया तो कहा अभी यह जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा, कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया होगा। शाही बावर्ची खाना कहते हैं जो राजा महाराजाओं के लिए जहाँ पर खाना बनाया जाता था, तो इसीलिए कह रही हैं कि शाही बावर्ची खाने में तो आपके बुजुर्गों ने काम किया ही होगा। अजी साहिब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं है? अब जब ये सवाल लेखिका करती हैं तो इनको थोड़ा सा गुस्सा आ जाती है, थोड़ा क्रोध आता है, तो कहती हैं कि आप बाल की खाल क्यों निकाल रही हैं, मतलब कि बात पे बात क्यों पूछी जा रही हैं। अब इतने से आप नहीं समझ पा रही हैं कि हमने बता दिया कि हमारे बुजुर्ग बादशाह के यहाँ काम करते थे। हम खिसियानी हंसी हंसे, हैं तो काफ़ी, पर जरा नाम लेते तो उन्हें वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते? खूब, पर किसे मिलाते जनाब? आप वक्त से? मियाँ हंसे और हमारी खिल्ली उड़ाते हो। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ पना बादशाह सलामत ही है ना। कौन से? बहादुर शाह जफर की? मियाँ ने खींच कर कहा। फिर उलट पलट के वही बात, लिख लीजिए, बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुकमा भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही जरूरी है? हमें बिटर पिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो, काम से निपटे। अब जब लेखिका बात पे बात, प्रश्न पे प्रश्न किए जा रही हैं, तो नसरुद्दीन शाह को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो अपने कारीगर से कहते हैं कि अरे बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो, काम पे निकले। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? फिर लेखिका पूछती हैं कि यह बब्बन मियाँ कौन है, क्योंकि इन्होंने बताया था कि हमारा खानदानी पेशा है, और बाप दादा, उसके बाद इनके पिता, और पिता के बाद ये खुद। तो अब लेखिका की भी उत्सुकता बढ़ गई है कि बब्बन मियाँ कौन है, हो सकता है इनके पुत्र हों। तो मियाँ ने रुखाई से जैसे फाक ही काट दी हो, अपने कारीगर और कौन होंगे? तो बता रहे हैं कि बब्बन मियाँ हमारे कारीगर हैं, मतलब हमारी दुकान पे काम करने वाले हैं। मन में आया पूछ ले, आपके बेटे बेटियां हैं? पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर यह मजमून न छिड़ने का फैसला किया। अर्थात जब उन्होंने देखा कि नसरुद्दीन शाह जो थे वे थोड़े अनमने हो गए थे, वो जवाब नहीं देना चाह रहे थे, तो फिर उन्होंने बात को छेड़ने का फैसला मतलब ना छेड़ने का फैसला किया कि अब हम आगे इनसे नहीं पूछेंगे। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं।
खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। शागिर्दी मतलब कि ये केवल आपके यहाँ काम ही करते हैं, तो कहते हैं नहीं, केवल ऐसा काम नहीं करते हैं, मैं इनको मजदूरी देता हूँ, कि मतलब ये सैलरी पे काम करते हैं। 2 रुपए मन आटे की मजूरी, 4 रुपए मन मैदे की मजूरी। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? अब लेखिका पूछती कि ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं। मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी ना रही थी, फिर भी इस हम से छुटकारा पाने को बोले, कि मतलब अब इनकी बात का जवाब देने को वो कोई ज़्यादा उसमें रुचि नहीं ले रहे थे, इनकी बात का जवाब देने के लिए। जैसे लेखिका ने पूछा कि ये जो हैं केवल आपके शागिर्द हैं, अर्थात क्या आपके शिष्य हैं जो आपके बाद आपसे सीख कर काम करते? तो वो कह रहे हैं केवल शिष्य ही नहीं है, बल्कि ये सैलरी पर काम करते हैं, मैं इनको मजूरी देता हूँ। तो अब उनको आगे बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं, केवल उनसे छुटकारा पाने के लिए, जब वो प्रश्न पे प्रश्न कर रही हैं तो उनसे छुटकारा पाने के लिए बोले, बाकर खानी, शीरमाल, आफ़तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाँव, दीदा, गाजेबान, तुनकी, इतनी रोटियों के नाम उन्होंने बता डाले कि इतनी, वो पूछी ना कि कितनी प्रकार की रोटियां बनती हैं, तो उन्होंने बताई बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाँव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ाकर हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन? हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। महीन मतलब कि पापड़ से भी ज़्यादा पतली होती है। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रदान जो पकाए खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम। अब वो पुराने ज़माने की यादों में खो जाते हैं। ऐसा लेखिका बता रही हैं कि बात करते करते उनके आंखों के आगे कुछ कौंध गया, अर्थात कुछ ऐसी यादगार चीज़ें आ गईं, एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा, कि मतलब जो बहुत पुरानी याद थी जिसे वो भूल चुके थे, और बात करने के दौर में वो बात उनको याद आ गई और फिर वो उसी में डूब गए, उसी याद में डूब गए। और कहते हैं कि अब वो पुराने कद्रदान कहाँ रह गए जो खाते थे और खाने के बाद तारीफ करते थे। अब तो ऐसा नहीं है। अब क्या है कि तंदूर से निकाली और निगली और बस हजम। तो ये था बच्चों इस पाठ का स्पष्टीकरण जो मैंने आपके सामने रखा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ये नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव।